जापानीज लैंग्वेज सीख के हम जॉब्स कैसे लें, इसके लिए तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद आपने जॉब अगर ले ली तो उसमें आपको सैलरी कैसे इंक्रीज करनी है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं जो ऑलरेडी ये काम कर चुके, तो उनके इंफॉर्मेशन के बेस पे मैं ये वीडियो में आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें बताना चाहता हूं, जिससे आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि आप अपना सैलरी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, प्लस अपनी जॉब को एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि हमने अपना एक सॉलिड करियर पाथ बना लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू निहोंगो मैक्स। मेरा नाम है रवि। और सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्वियसली जॉब लेना सबसे पहले, क्योंकि आपको इंटरव्यूज किस तरह से देने हैं, जापानीज लैंग्वेज को यूज करके इंटरव्यू कैसे देने हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसमें 1-1.5 महीना लग जाता है। उसके बाद आपने अगर जॉब एक्वायर कर लिया तो उसमें आपको देखिए, जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा था स्टूडेंट्स के और फ्रेंड्स के, उनमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, यहाँ पर काफ़ी सारा स्कोप है। दिल्ली में भी, दिल्ली के आसपास भी काफ़ी सारा स्कोप है, जिसमें आपको जापानीज लैंग्वेज में अगर एंट्री वाली जॉब मिलती है तो एटलीस्ट आपका पैकेज जो है वो 6 या 7 लाख का होगा। और अगर आपको अच्छी नॉलेज के बाद, अगर अच्छे लेवल के बाद, या फिर साइड बाय साइड किसी और नॉलेज के साथ भी अगर आप एंट्री लेते हैं जॉब में, तो आपका पैकेज अराउंड 10 लाख या 12 लाख का होगा स्टार्टिंग पैकेज। ठीक है, तो उसके बाद अगर मान लेते हैं 2 साल, तो उन्होंने 2 साल की जॉब करी। 2 साल के बाद उनकी सैलरी जो है वो सेम कंपनी में ऑटोमेटिकली अच्छी हो गई, या फिर ज्यादातर ये भी होता है कि अगर आप किसी और कंपनी में शिफ्ट करते हैं तो एक काफी अच्छा आपका रिकॉर्ड बनता है कि आपने एक रेप्यूटेड कंपनी में इतनी सैलरी पर काम करा है, तो उससे अच्छे ऑफर्स ही आपको मिलते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को जापान में विजिट करके उस जॉब को कंटिन्यू करना पसंद आता है, कुछ स्टूडेंट्स को इंडिया में रह के ही उस जॉब में कंटिन्यू करना पसंद आता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को इंडिया में रहते ही लेकिन दूसरी कंपनी में जॉब शिफ्ट करना अच्छा लगता है। तो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर एक एवरेज सैलरी के बारे में अगर हम सोचें तो सैलरी इंक्रीज ही होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर जापान विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी 1 साल या 2 साल काम कर सकते हैं, तो होता क्या है, उसके अंदर बेसिक सैलरी जो इंडिया की है वो तो आती ही आती है। बेसिक सैलरी, टोटल पैकेज नहीं, उसका अराउंड हाफ आप कर सकते हैं, वो आता है पर मंथ। और जो जापान की सैलरी है वो अलग से आती है। ठीक है, लेकिन उसमें से भी आपके जापान में रहने के एक्सपेंसेस कट हो जाते हैं, तो कुल मिला के वहां पर भी हाफ, यहाँ पर भी हाफ, जोड़ के वही सैलरी बनती है। ऐसा हमें मतलब एक बेसिक डेटा मिलता है, लेकिन यूजुअली उससे ज्यादा ही होती है जो आप इंडिया में अर्न कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मैं भी प्रमोट करता हूं स्टूडेंट्स को कि एक्सपीरियंस के लिए भी और सैलरी इंक्रीज के लिए भी आपको एक बार जापान में जाके अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जरूर जाना चाहिए। 1 साल या 2 साल आपको एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर वो इंडिया में ही रहते हैं, जापान नहीं जाते, तो भी सैलरी इंक्रीज करने के काफी अच्छे, देखिए मैं आपको बताता हूं कि 3 साल या 4 साल के बाद ऑन एन एवरेज, मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं, मैंने देखा है कि 12 लाख के पैकेज को 16 लाख या 18 लाख तक लेके जाते हैं स्टूडेंट्स। मतलब 10 में से 6-7 स्टूडेंट्स ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक इतना एक मैच्योरिटी लेवल आ चुका होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आ चुका होता है कि वो इंक्रीज कर लेते हैं अपनी सैलरी, जिसमें स्किल्स एनहांसमेंट भी होता है। अगर स्किल एनहांस नहीं हुआ है तो सैलरी शायद कंपनी उतना इंक्रीज ना करे, तो स्किल्स का भी लर्निंग साथ साथ जरूरी है। लेकिन वो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होता है, क्योंकि वो कंपनी के काम को इंप्लीमेंट करने के लिए उतना स्किल तो इनहेंस आपको करना ही पड़ता है कंपनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक तरह का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इसमें 10 में से 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं, या फिर किसी और करियर को चूज करते हैं, जो भी है करियर ही छोड़ देते हैं, मतलब वो कम केसेस है। ठीक है, तो अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के ही कोई चीज को स्टार्ट करिए मेरे हिसाब से, तो आपको बेस्ट गेन्स होंगे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक। ठीक है,
अब बात करते हैं, अगर आप इंडिया वापस आ गए जापान से तो डेफिनेटली आपको 100% काफ़ी अच्छे सैलरी हाइक्स मिलते हैं, या फिर आप किसी और अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग पैकेज आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। थोड़ा बहुत उस समय के, उस साल के, उस टाइम के पैटर्न पर भी डिपेंड करता है कि उस टाइम उतनी हायरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन ऑन एवरेज मैं आपको एवरेज फिगर्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब लोकेशन को लेके अगर कोई बहुत ज्यादा पेक्यूलियर है कि मुझे इसी लोकेशन पर काम करना है, तो थोड़ा सा उसके लिए ये सारा डेटा जो है वो टफ हो जाता है, क्योंकि जो भी मैंने आपको बात बताई है वो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लोकेशन के लिए आपको एग्री होना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मैं अच्छी सैलरी जंप्स करता रहा। देखिए स्टार्टिंग में अगर आप सैलरी के लिए लोकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट मतलब यंग एज में अगर आप 1 साल या 2 साल थोड़ा सा डिफरेंट लोकेशन पर रह के काम कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नहीं कर सकते, तो इट्स एंटायरली अप टू देम, बट स्टिल एंट्री लेवल सैलरी भी अच्छी होती है, तो वो उसी पर ही रह के अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, वो उनकी एंटायरली उनकी चॉइस है। सो आई होप इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिला होगा। जरूर अपने क्वेश्चंस पूछिएगा सैलरीज के बारे में, और साथ के साथ आप जा सकते हैं nihongomax.com पर, जहां पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी कुछ क्लास फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। थैंक यू सो मच।